हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बताऊँगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप जानते हैं कि टर्म 1 का टाइम टेबल आपके पास आ चुका है और एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बता दूँ। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के वॉल्यूम 2 से एक चैप्टर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये मैंने अपने एक ग्रुप है, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं केवी से, तो मैंने उनके लिए स्पेशली बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी ये बेनिफिट दें और हो सकता है कि इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आए। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कंपनी? ए कंपनी और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed and registered under the Companies Act. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिर्फ कंपनीज एक्ट लिखा है क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलता है, काफ़ी लंबे समय के बाद, लेकिन ये बदल जाता है। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956, बट अब आप जानते हैं कि ये कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन। फ्रेंड्स, definition according to Professor Haney, a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. आप देख सकते हैं बहुत ही मीनिंगफुल दिया गया है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको कानूनी कार्यवाही के तहत बनाया जाता है, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको और बता दूं कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या अंतर होता है। जब कभी भी आपको मीनिंग पूछा जाए, ठीक है, जब कभी भी आपको मीनिंग पूछा जाए या फिर आपको डेफिनेशन पूछा जाए, तो याद रखिएगा मीनिंग को आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, पर वहीं जब भी आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको किसी भी वेल इस्टेब्लिश पर्सन के हिसाब से बताना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफेसर हैनी के थ्रू बताया। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास अगला जो पॉइंट है वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए कंपनी। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में पहला पॉइंट है आपके पास इनकॉर्पोरेशन। और ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम क्या करते हैं, क्रिएटेड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। नंबर 2 दिया गया है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका क्या अर्थ है? इसका कहने का मतलब ये है कि ये अपने शेयर होल्डर से अलग होगा। याद है हमने एक रूल्स पढ़ा था जहां हमने पढ़ा था बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। ये उसी तरीके का पॉइंट है। नंबर 3 है आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखिए आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए क्योंकि कंपनी जो है वो हमारी तरह चल फिर नहीं कर सकता, ठीक है, चल फिर नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। अगला पॉइंट है आपके पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नाउ इसका क्या मतलब है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस? इसका मतलब ये है कि कल को शेयर होल्डर्स बदल जाएं, उसके मैनेजर्स बदल जाएं, हो सकता है कि उसका सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन कोई भी बदल जाए, लेकिन कंपनी क्या होगा, वो चलते रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होने वाला। अगला पॉइंट है आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए इसका शॉर्ट एंड सिंपल मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड लायबिलिटी का ये अर्थ है कि आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं छू सकते। लिमिटेड लायबिलिटी है मतलब आप सिर्फ कंपनी के ड्यूज को क्लियर करने के लिए आप कंपनी का प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट है आपके पास ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो दिया गया है ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें क्या बताने के लिए दिया गया है कि यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। बस ये प्राइवेट कंपनी में तो अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो ये ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप।
अब देखिए मैनेजमेंट एंड ओनरशिप के बारे में क्या बताया गया है सिंपली। इसके कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स ही क्या होता है, कंपनी का देखभाल करते हैं और वही उसको मैनेज करते हैं। और फाइनली एक पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील देखिए नेचुरल पर्सन जैसे हर एक व्यक्ति, राम एंड श्याम की अगर हम बात करते हैं, वो अपना सिग्नेचर पुट अप कर देंगे, मिस्टर राम मिस्टर श्याम। लेकिन कंपनी क्या है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हमने पॉइंट 3 में पढ़ लिया है। तो अब वो अपना सिग्नेचर नहीं लगा सकते, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सील का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पेज में पहुंचते हैं। फ्रेंड्स आप हेडिंग देख सकते हैं कि आपके पास दिया गया है काइंड्स ऑफ कंपनी। सो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो तरीके से बड़े लेवल पे डिवाइड किया गया। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, और इस बेसिस पे क्या है, तीन तरीके के कंपनीज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट वन पर्सन कंपनी, जिसको हम आमतौर पे ओपीसी बुलाते हैं। दूसरा है आपके पास प्राइवेट कंपनी, और तीसरा है आपके पास पब्लिक कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। लाइबिलिटी के बेसिस में आपके पास फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगला है आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और थर्ड पॉइंट है आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फ्रेंड्स इन सब में डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए आप देख सकते हैं फिर से हेडिंग आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसके अंदर तीन कंपनीज आते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। OPC, one person company. One person company means a company which has only one person as a member. It cannot be formed for charitable purpose. It is paid up. Capital is not more than 50 lakh. Its average annual turnover of 3 years should not exceed 2 crore. फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लिया है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है कि आपका चूज द करेक्ट में एक सवाल आ जाए। A type of company which cannot be formed for charitable purpose and whose annual average turnover of the 3 years should not exceed 2 crore rupees। और आपके पास ऑप्शन हो सकता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, नॉन ऑफ देम। तो आपका सही आंसर होगा ओपीसी। अगला पॉइंट है आपके पास प्राइवेट कंपनी। फ्रेंड्स देखते हैं जरा ये प्राइवेट कंपनी पे क्या है। A private company is one which restricts the right to transfer its shares and prohibit any invitation to public to subscribe for any securities of the company। फ्रेंड्स इस लाइन को देखिए, ये ज़रूरी लाइन है यहाँ। इन्विटेशन टू द पब्लिक, ये प्राइवेट कंपनी क्या है, वो कंपनी है जो किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स के। इस पॉइंट से हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट पब्लिक कंपनी। A public company is one which can raise its capital by issue of shares to the public for subscription। बिल्कुल प्राइवेट कंपनी का उल्टा यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या है, वो अपने पैसे क्या करती हैं, पब्लिक के थ्रू कलेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अगला डिविजन्स के देखते हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। सो देख लेते हैं, इसमें भी 3 पॉइंट आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट मींस पर्सनल प्रॉपर्टीज कांट बी सोल्ड टू पे आउटसाइड लाइबिलिटीज। जैसा मैंने आपको बता दिया था कि लाइबिलिटी बेसिस पे ओके। लिमिटेड जब भी बात की जाती है मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉपर्टी को आप नहीं छू सकते कंपनीज के लाइबिलिटी को पे करने के लिए। वहीं आपके पास दूसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसका यह अर्थ है इट मीन्स पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन बी सोल्ड आउट टू पे द लाइबिलिटीज। मतलब यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचा जा सकता है। और थर्ड है आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें देखिए ये क्या है, ये मिक्सचर है कि किस पर्सन का कहाँ तक लिमिटेड रहेगा कि हाँ आप इस लिमिट तक पे करेंगे या इस लिमिट तक पे नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ बताया जाता है।
सो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको इन तीनों पॉइंट्स में क्लियरिटी मिल गया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेज है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दिया है डिफरेंसेस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ टाइप नहीं किया, मेरे पास जो किताब था, ठीक है, मैंने वहाँ से ये पिक्चर क्लिक किया है और मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। चलिए तो मैं आपको दिखा दूँ कि तीनों में डिफरेंसेस पॉइंट को हमने क्या क्या लिया है। हमने तकरीबन, आप देख सकते हैं, हमारे पास 9 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि यहाँ से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के ऊपर। ओपीसी एकमात्र पर्सन रहेगा, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए क्या कहा गया है, मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम। अगला हेडिंग देखिए, आप देख सकते हैं नंबर 2 के लिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ओपीसी में एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट करता है, जबकि वहीं पे हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 3 प्रोस्पेक्टस। मैं आपको बताऊंगा ये सभी वर्ड्स प्रोस्पेक्टस क्या है, आगे चलकर आपको पता चलेगा। प्रोस्पेक्टस ओपीसी में एप्लीकेबल नहीं है। प्रोस्पेक्टस नीड नॉट टू बी इशूड, प्राइवेट में भी हम नहीं लगाते क्योंकि पब्लिक को इनवाइट नहीं करते, और पब्लिक में बिल्कुल इस्तेमाल होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं। नंबर 4 आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैनॉट बी ऑफर टू पब्लिक। ओपीसी में हम बिल्कुल किसी भी पब्लिक को नहीं बुलाते हैं शेयर्स के लिए, ना ही प्राइवेट कंपनी में बुलाते हैं पब्लिक को। सिर्फ ये पब्लिक कंपनी ही ऐसी कंपनी है जहां हम क्या करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं। नंबर 5 पॉइंट देख सकते हैं आप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, ये एक इसके लिए क्या है, किताब है समझिए। इन सिंपल वर्ड में समझे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये क्या है, एक किताब है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टर्म्स, कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर नेसेसरी, जबकि प्राइवेट में भी फिर से वही है। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ कोई स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आता, यहाँ जनरल जो है कंपनीज एक्ट 2013 वही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट याद रखिएगा कि ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर क्या होगा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब उससे कम नहीं हो सकता, कम से कम उतना तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट का मतलब कम से कम। सो ओपीसी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। वहीं पे आप प्राइवेट कंपनी में देख सकते हैं एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। और यही बात पब्लिक कंपनी में भी लागू होती है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर बट नॉट देन 15। फ्रेंड्स, नंबर 7 पॉइंट आप देख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स की अलॉटमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में ओपीसी एप्लीकेबल नहीं है। वहीं पे हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो शेयर्स में बी अलॉटेड टू द डायरेक्टर, ओके, डिसाइड। तो में बी यहाँ पॉइंट दिया कि शायद हो सकता है। वहीं पे हम अगर बात करें पब्लिक कंपनी के बारे में, बिल्कुल होता है, शेयर्स कैन बी अलॉटेड, बट कब, ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखिए अगला पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट। इट कैनॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बिल्कुल ओपीसी में क्या करेंगे, वो किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट में भी सेम टू सेम पॉइंट है कि ये किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। और थर्ड में बात करें पब्लिक कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक के लिए है तो जनरली हम पब्लिक को बुलाएंगे। अगला पॉइंट देखिए ज़रा, नंबर 9 लास्ट पॉइंट है द वर्ड ओपीसी इज़ यूज एज अ पार्ट ऑफ द नेम। बिल्कुल, आप जब ओपीसी अगर आप बनाते हैं तो उस नाम के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ओपीसी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कंपनी के नाम के साथ साथ आपको पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड जो होता है वो लगाना पड़ता है। और जब पब्लिक कंपनी की बात आती है तो हम वहाँ सिर्फ
लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, देखिए याद रखिएगा, खास करके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, और प्रोस्पेक्टस को लेके और नंबर ऑफ मेंबर्स। चलिए एग्जांपल हम देते हैं, ओके। जैसे कि एक सवाल हो सकता है आपके पास, ए टाइप ऑफ कंपनी इन विच मिनिमम 2 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो देखिए मिनिमम बोला गया है कि 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड हैं और आपके ऑप्शन हो सकते हैं ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड नॉन ऑफ देम। आई थिंक आप समझ गए हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और सवाल है, चलिए देखते हैं ज़रा। मैंने अगर आपको पूछा ए टाइप ऑफ कंपनी इन विच ओनली वन मेंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक ऐसा कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर ज़रूरी है, और वो कौन सी कंपनी है, और आपके पास हो सकता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ ऑफ देम एंड नॉन ऑफ देम। आई गेस यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है, नॉन ऑफ देम, बिकॉज हम जानते हैं कि ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर चाहिए और ओपीसी तो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है, सो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ देम। चलिए फ्रेंड्स, आगे की तरह हम बढ़ते हैं फिर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग है आपके पास, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। देखिए इनकॉर्पोरेशन का क्या अर्थ होता है, अगर सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं इनकॉर्पोरेशन, तो इसका मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें कंपनी का जन्म होता है। ठीक है, इट्स लाइक टेकिंग बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए न्यूली बॉर्न बेबी। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट हैं। फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। क्या किया गया है, इसको 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। पहला पॉइंट है आपके पास प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, थर्ड है आपके पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स चलिए एक के बाद एक मैं आपको बता दूं जल्द से जल्द। Promotion, it means a person or a group of person promoters agree to start business in the form of a company। जब भी कुछ लोग एक साथ आते हैं कुछ आइडिया के साथ कि हाँ वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और किस रूप में, कंपनी के रूप में, उसको हम प्रमोशन बुलाते हैं। नंबर 2, incorporation or registration of a company, it means getting certificate of incorporation from the registrar of companies। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हम उसके पास जाकर जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वही कहलाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशंस। थर्ड पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स a company has to submit a declaration that every subscriber has paid the value of the shares agreed to be taken। इसका कहने का मतलब है जब मैंने शेयर्स को पब्लिक के पास इश्यू किया और उनसे कुछ पैसों की डिमांड की, तो हर लोगों ने मिनिमम जो पैसा उन्होंने देने का प्रॉमिस किया था वो दे दिया है, और मुझे वो डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा लिखावट में। आगे देखते हैं नंबर 4, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स नंबर 4 में देखिए, इट मीन्स ऑब्टेनिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल, जैसे ही मैं अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ तो मुझे 180 डेज मतलब कि तकरीबन 6 महीने के अंदर मुझे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अब मुझे एक लाइसेंस दिया जाएगा कि हाँ अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो लाइसेंस मुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है friends, maybe you will find my Hindi in little different peculiar manner, but I guess the knowledge which I'm trying to impart you all, it's up to the point। अगर फिर भी आपको कहीं शिकायत लगती है किसी भी तरीके से मेरे एक्सप्लेनेशन में या फिर वीडियो क्वालिटी में या ऑडियो में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने आगे पिछले कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था प्रोस्पेक्टस। आपको बता दूं कि ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है। हमने अक्सर सुना है, हम जब भी कहीं एडमिशन्स लेने जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, हमें वहाँ क्या दिया जाता है, प्रोस्पेक्टस, जहाँ स्कूल के कई वाइटल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं, एडमिशन्स, टाइम टेबल, फ़ी, ओके, द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल, एवरीथिंग इन शॉर्ट। तो वही है प्रोस्पेक्टस।
it means an invitation from company to public for the subscription of shares or debenture. So friends, आप देख सकते हैं definition में an invitation from public, okay, sorry, from company to public for the subscription, मतलब मैंने जब invite किया public को please come and be a part of our company, उसी को prospectus बोलते हैं. According to SEBI, a company must receive minimum subscription of 90% of the shares issued for the subscription before it allowed. देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये सवाल हो सकता है. हाउ मच, ओके, कितनी परसेंटेज सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने जितना भी इश्यूड किया है, ऑथोराइज नहीं, मैंने जितना शेयर्स इश्यू किया है उसमें से 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन दिया गया है, ठीक है. इन केस minimum subscription is not received, the application money shall be refunded within 15 days. ये 15 days मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, शायद आपको पूछा जा सकता है, ओके, कि कितने दिनों के अंदर, ओके, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पाती है तो कितने दिनों के अंदर रिफंड करना पड़ता है हमें. 15 days from the closure of issues. Come to the next point, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. देखिए यहाँ कहने का मतलब है जब मैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए या उसके इनकॉर्पोरेशंस में भाग दौड़ कर रहा था तो मेरे कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है. उन्हीं एक्सपेंसेस को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बुलाते हैं. देख लेते हैं मीनिंग. Preliminary expenses are the expenses incurred for incorporating the company, such as registration fee, legal expenses, public issue expenses, etc. These expenses may be written off either from securities premium reserve or statement of profit and loss. ये पॉइंट फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा. ये एक्सपेंसेस को हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और ये हम आपको और डीप डिटेल्स में बताएंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तब. चलिए अगले पेज की तरफ. आप देख सकते हैं आपके पास हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी. लेट्स सी कि ये शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी यहाँ क्या जानने को मिलेगा. मीनिंग हम पहले देख लेते हैं कि शेयर्स का मीनिंग क्या होता है. शेयर्स is a unit in which capital of the company is divided. ओके, बहुत सिंपल सा अर्थ है. शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स. ये हम अक्सर सुनते आए हैं, शेयर मार्केट, शेयर्स और शेयर होल्डर, ठीक है ना. फ्रेंड्स आगे देखते हैं शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी क्या होता है. Share capital of a company is the amount that a company receives towards share capital from issue of shares, both equity shares and preference shares. Simply आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास दिया गया is the amount that a company receive, ठीक है ना, उसी को हम शेयर कैपिटल बुलाते हैं. और यहाँ आपने और दो वर्ड पढ़ा है, both equity shares and preference. तो चलिए देखते हैं. फ्रेंड्स आप देखेंगे काइंड या फिर क्लासेस ऑफ शेयर्स. शेयर्स का बंटवारा इसको दो लेवल पे बांटा गया है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इक्विटी शेयर्स. चलिए इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये है क्या. आपके पास पहला हेडिंग है प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स. They have the right to receive payment of capital on the winding up of the company before that of equity shares. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस की भी जानकारी मिल गई और मीनिंग भी समझ में आ गया. प्रेफरेंस, फ्रेंड्स नाम से पता चल रहा है प्रीफरेंस, ओके, पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब ऐसा शेयर्स जहाँ पे राइट टू रिसीव, अब देख सकते हैं पॉइंट दिया गया राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर द, इक्विटी वाले को देने से पहले हम किसको प्रीफर करेंगे, प्रेफरेंस वाले को. इवन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी वाइंड अप मतलब क्लोज हो रही है तो उसमें सबसे पहले पैसा जो रिफंड करना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा, हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस जो शेयर्स है इनका बंटवारा और क्या कैसे किया गया है.
Number A, with reference to dividend. Number B, with reference to participation in surplus. Number C, with reference to convertibility. And number D, with reference to redemption. फ्रेंड्स मैं आपको एकदम शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ कि ये क्या है। नंबर ए के अंदर पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए मैंने किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को किसी ईयर पैसा नहीं दिया, उनका जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था, उनका जो डिविडेंड उनको मिलना चाहिए था, मैंने वो नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अर्थ ये है कि ये वो ग्रुप के लोग होंगे जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराना भी चाहें तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम आते हैं आखिरी हेडिंग की तरफ, विथ रेफरेंस टू रिडेम्पशन। देखिए रिडेम्पशन आपको आगे चलकर एक चैप्टर भी मिलेगा, उम्मीद करता हूँ कि हम उस पर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट करें। चलिए देखते हैं। सो रेफरेंस टू रिडेम्पशन, पहला पॉइंट है आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेंड्स यहाँ रिडीम और इररिडीम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि एक टाइम दिया जाता है। पहला जो ग्रुप के लोग होंगे रिडीमेबल, मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपका ठीक है पैसा अगले 20 ईयर्स में आपको रीपे कर देंगे। लेकिन इररिडीमेबल में आता है वो क्या होगा कि वो पैसा तभी दिया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप की जाएगी। ठीक है ना? होप सो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुआ हो। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मे बी यू विल थिंक दैट द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर, but trust me, I'm trying to make as smaller as it can be, putting up all the vital points with a very short and simple clarity point. चलिए देखते हैं फटाफट आगे क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, these are those shares which are not under preference shares category and which do not have preferential right of receiving dividend or repayment. सिंपल सी बात है, हमने जो भी प्रेफरेंस के अंदर पढ़ा ना ये सब, ये कोई कैटेगरी इसके अंदर नहीं आता, वही हमारा क्या कहलाता है, इक्विटी शेयर्स कहलाता है। सो अगले पेज में आते हैं। ये काफ़ी फिर से एक इम्पॉर्टेंट पेज आ गया है हमारे पास, आप देख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। यहाँ भी आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उस पर ध्यान देते हैं। राइट टू डिविडेंड, dividend is paid on preference shares if it is paid on equity. डिविडेंड में और may not paid, देखिए मतलब कंपेयर करना है।
इक्विटी पे आप देते हैं या नहीं देते हैं उससे मतलब नहीं, प्रेफरेंस नाम दिया गया है, प्रेफरेंस वाले को आपको देना पड़ेगा। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस पे क्या होता है, रेट फिक्स होता है, जबकि इक्विटी पे फिक्स नहीं होता। नंबर थर्ड पॉइंट है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इट प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एरिया ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी। इससे कहने का मतलब है कि देखिए अगर किसी का डिविडेंड छूट गया हो तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर उनको अगली बार हम मिलाकर दे देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर इक्विटी वाले में अगर किसी का छूट जाता है इन केस, तो शायद वो न दिया जाए, उसको एक्यूमुलेट मतलब एक साथ हम मिलाकर नहीं देते। कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस के अंदर है कि आप चाहें तो क्या कराते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन इक्विटी से आप वापस चाहें प्रेफरेंस में नहीं हो सकता। नंबर फिफ्थ है रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता, उसको बाय बैक करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय बैक, वो हम बाद में बताएंगे आपको। नंबर 6 वोटिंग राइट, वोटिंग राइट के अंदर देखिए फ्रेंड्स क्या बताया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव वोटिंग राइट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, मतलब कुछ स्पेशल पॉइंट जो होते हैं वहीं पे हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को बुलाते हैं वोटिंग के लिए, जबकि मैक्सिमम पॉइंट पे हम इक्विटी शेयर्स होल्डर को बुला लेते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर के पहले पे करना है बस, वो कभी भी हो, अगर वाइंडिंग आप हो रहा हो तब भी या उसके पहले कोई कंडीशन में हो रहा हो तब भी हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस वाले को पहले पे करते हैं और इक्विटी वाले को बाद में। लास्ट पॉइंट है आपके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अब सवाल ये है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स वाले को राइट मिलता है, जी नहीं, ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, जबकि इक्विटी शेयर्स वाले क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ा जाए। यू कैन सी द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स का बंटवारा। हमने पहले टाइप्स पढ़ा था, अब हम बंटवारा देखेंगे शेयर्स का फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखा है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें देखिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। ऑथोराइज कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बुलाते हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल, ये पॉइंट आपका 2 है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल। फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये अब नए बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो वहाँ कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन अभी भी इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, कई सारे बुक्स पुराने जो हैं वहाँ पे होता है। इवन फ्रेंड्स लोग जो मेरे सीए बैकग्राउंड से हैं वो जब काम करते हैं तो इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, और इनके डीप डिटेल्स के बारे में या काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब। चलिए आगे देखते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने को, देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर क्या है। देखिए फ्रेंड्स एकदम सिंपल मैं आपको बताऊंगा, इट मीन्स द कंपनी, इट मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव बाय द कंपनी दैट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। यू कैन सी हियर दैट इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट कॉल टूवर्ड्स। फ्रेंड्स यहाँ एक स्पेलिंग डिफॉल्ट है, आप देख सकते हैं, टूवर्ड्स को मैंने टाई वर्ड्स लिख दिया है, सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, हो सकता हो मिस्टेक हो गया हो मेरे से टाइपिंग में। सो टुवर्ड्स शेयर कैपिटल इट इज शॉन इन द नोट्स टू अकाउंट। देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिल गया है, व्हाट मीन्स आपको पूछा जा सकता है कि कॉल्स इन एरियर का कहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, both of them, none of them. So the correct answer is none of them, because बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं होता, इसको हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। एक और पॉइंट है आपके पास, कॉल्स इन एडवांस, इट मीन्स अमाउंट रिसीव अगेंस्ट कॉल्स येट टू बी मेड। फ्रेंड्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, हमने किसी को कॉल किया और उनसे डिमांड किया कि आपको पैसा देना है,
एंड इफ somebody fail to pay the money, उसको हम लिख लेते हैं कॉल्स इन एरियर के अंदर। और हो सकता है कि किसी को हमने कॉल किया और वो हमें कुछ एडवांस पैसा भी दे देते हैं अगले पेमेंट के तौर पे, तो वो पैसा हम अपने पास किस कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और ये क्या हो जाता है? करंट लायबिलिटीज हेडिंग, और उसका सब हेड होता है जो है अदर करंट लायबिलिटीज। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास दो और टर्म्स आ गए हैं, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। चलिए हम पहले इनका छोटा सा मीनिंग देख लेते हैं। रिजर्व कैपिटल is part of share capital that a company resolves not to call except in the event of its being owned. Capital reserve is reserve which is created out of capital profit and is not free for distribution as dividend. देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि रिजर्व कैपिटल क्या है और कैपिटल रिजर्व। देखिए जो वर्ड आपके अंत में ख़त्म होता है उसी से पहचानिएगा। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल आया अंत में तो समझ जाइएगा कि ये एक तरीके का कैपिटल है जिसको आप बहुत ही मुश्किल के घड़ी में इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व ये एक तरीके का रिजर्व है जिसको आप अपने कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Let's move to the next page. Friends, यहाँ देख लीजिए हम फिर से आ गए हैं। Differences between calls in arrear and calls in advance। आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया गया है। मीनिंग हमने देख लिया है पहले ही। Interest is charged on call in arrears. Interest is allowed on calls in advance। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। अगर कोई व्यक्ति चूक जाता है तो हम कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कोई व्यक्ति अगर हमें एडवांस में पैसा दे दे तो हम उसको क्या करते हैं? इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। सवाल यह है कितना, और वो रहा अपना थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉल्स इन एरियर के अंदर आता है, उस कैटेगरी में आता है, तो हम उस पर कितना चार्ज करेंगे? 10%। ये एक सवाल हो सकता है। और वहीं पे आपको दूसरा देख सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस के अंदर कोई अगर व्यक्ति है तो उसको हम क्या चार्ज देते हैं? 12% पर एनम। इसमें एक सवाल और भी है, अंडर विच टेबल, एज पर विच टेबल। यू कैन सी हियर इट्स रिटन हियर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये फ्रेंड्स कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको फिलहाल रहने दीजिए। डिस्क्लोजर, ये एक सवाल हो सकता है कि कॉल्स इन एरियर को कहाँ शो किया जाता है और कॉल्स इन एडवांस को। मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बता दिया था कि कॉल्स इन एरियर नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, जबकि कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटीज के अंदर एक मिनिमम सब हेडिंग होता है अदर करंट लायबिलिटीज, वहाँ पे हम शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, यहाँ भी आपको कई सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो है आपके लिए पॉइंट नंबर 2, क्रिएटेड आउट ऑफ, एक वो हो गया। नंबर 3, नीड ऑफ क्रिएशन। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। देखिए मीनिंग तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर शब्द कैपिटल रिजर्व पे ख़त्म होता है, दैट इज मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ रिजर्व। और अगर रिजर्व कैपिटल क्या पे ख़त्म होता है? कैपिटल, दैट मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ कैपिटल। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा जो पॉइंट है क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जबकि वहीं पे आपके पास एक पॉइंट और है रिजर्व कैपिटल, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल, यू कैन सी हियर। और जबकि ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, हम आते हैं नीड ऑफ क्रिएशन। दोनों में क्या फ़र्क है? कैपिटल रिजर्व ये मैंडेटरी है, जबकि ये क्या है? वॉलेंट्री। कोई करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है ना करे। हम आते हैं आगे रेजोल्यूशन।
कैपिटल रिजर्व के लिए हमें कोई रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि रिजर्व कैपिटल के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कब? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग जब होता है, हमें उसमें ये पास करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम यूटिलाइजेशन देखिए, कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है तो कहीं ना कहीं हम उसका यूटिलाइज करेंगे टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और कैपिटल लॉसेस। ठीक है, जबकि रिजर्व कैपिटल यूज टू पे लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मैंने कहा था आपको, जब कंपनी वाइंडिंग अप के समय पहुंच जाएगी तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी पॉइंट है डिस्क्लोजर। इसको हम कहाँ शो करते हैं? क्या इसको हम कहीं दिखाते हैं? बिल्कुल। रिजर्व कैपिटल तो डिस्क्लोज नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली, जबकि अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ये हमारा किसके अंदर आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके अंदर ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यू मे थिंक द वीडियो इज गेटिंग टू मच लेंथी, बट द फैक्ट इज दैट फ्रेंड, मैं आप बैलेंस शीट, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फटाफट इसके अंदर क्या मिलेगा हमें। So friends, let me zoom the picture and let you know. You can see here the format of balance sheet, particulars, note number, current year, previous year. So friends, ये अब हमारा हॉरिजेंटल फॉर्मेट नहीं है, ये हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आपको 4 मेन हेडिंग मिलते हैं। पहला है शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी अलॉटमेंट, नंबर 3 है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नंबर 4 है आपके पास करेंट लाइबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास नंबर 1 जो है आपके पास शेयर कैपिटल, और इस शेयर कैपिटल के अंदर भी आपके पास फ्रेंड्स, पहला जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आपका पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल, दूसरा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और इसके अंदर भी आपको कई सारे टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities, other long term liabilities, long term provision. ओके फ्रेंड्स, फिलहाल आप बस नाम को देख लीजिए, इनका डीप डिटेल्स मीनिंग क्या है वो हम क्वेश्चंस करते समय हम देख लेंगे। करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर भी आपको 4 सब हेडिंग्स मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। हम चलते हैं अब एसेट्स की तरफ। एसेट्स में काफ़ी आपको लंबा पॉइंट्स देखने को मिलेगा, लेकिन सभी पहले जो हमने पढ़ा है वही है, बस अब क्या है इनका प्रेजेंटेशन जो है बैलेंस शीट का लिखने का तरीका बदल दिया गया है। चलिए हम फटाफट बात करते हैं। पहला है नॉन करेंट एसेट्स, और इसके अंदर सबसे पहला जो हेडिंग है फिक्स एसेट्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे डबल स्टार मार्क मैंने लगाया है, इसका क्यों लगाया है ये आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर है टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स देखिए इसका एक एक अर्थ क्या है। टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको आप ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। थर्ड है आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और वहीं पे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहने का मतलब कि आप बिजनेस के अंदर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिजनेस के अंदर आपका कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है तो वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए आप उसको क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
और वही मान लीजिए कि आपका कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसमें कोई ऐसा मशीन या ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने का कार्यक्रम अभी भी क्या है, अंडर डेवलपमेंट में है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। नंबर बी है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट मतलब लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन करंट है। डिफर टैक्स एसेट्स, फ्रेंड आपने वहाँ पढ़ा था डिफर टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ है डिफर टैक्स एसेट्स। इन दोनों में अंतर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इस बार आपने लोन दिया है, लिया नहीं है। और अदर नॉन करंट एसेट्स, तो ये था हमारा एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा। हम आते हैं आगे करंट एसेट्स की तरफ। फ्रेंड्स, करंट एसेट्स में आप देखेंगे 6 डिविजन्स दी गई हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज दैट मीन्स स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ खास नहीं है बताने के लिए, इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स को स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट बैलेंस शीट में एक पॉइंट छूट गया था, तो मैं आपको फटाफट बता दूँ। ये रहा जो मैंने डबल स्टार मार्क दिया था। हमने यहाँ आपको बताया था ना फिक्स एसेट्स। अब कई ऑथर जो हैं या कई सारे जो कंपनीज हैं इसको क्या करते हैं, किस नाम से शो करते हैं, फिक्स एसेट्स की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाला हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पहुंचते हैं। इश्यूज ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम कैसे इश्यू करते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप प्लेसमेंट बेसिस पे कर दीजिए या फिर पेमेंट बेसिस पे कीजिए। प्लेसमेंट बेसिस पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दो है, या तो आप पब्लिक को इश्यूज कीजिए या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या तो आप कैश के लिए इश्यूज कर रहे हैं या फिर एक ऐसा कंडीशन जहां अदर देन कैश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और वहां मैं बारीकी से आपको पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है। टर्म्स ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर्स, टर्म्स क्या है इश्यूज के? टर्म्स दो हो सकते हैं, इश्यूज एट पार एंड एट प्रीमियम। इसका कहने का मतलब शेयर्स की जो कीमत है आपने उसी कीमत पे इश्यूज किया है, उसको बुलाया जाता है इश्यूज एट पार। और अगर आप ओरिजिनल प्राइस से कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो वो हमारा हो जाता है इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फ्रेंड्स, यहाँ एक नीचे सेक्शन ये वाला पार्ट देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अलाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम लोग जब 2012 में स्कूल में थे तो हमारे समय 3 कंडीशंस था, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पर अब आपके नए बुक में नए कंडीशंस के साथ ये दिखने को नहीं मिलता। फिर भी यहाँ एक पॉइंट है, however you can see here, however section 54 allow issues of shares at a discount when they are issued as sweat equity shares। मैं आपको बताऊंगा फिर आगे चलकर, हर एक पॉइंट आपको क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं जल्द से जल्द। अब है कलेक्शन। मोड ऑफ कलेक्शन क्या है? मैंने इश्यूज तो कर दिया, पब्लिक को इनवाइट कर दिया है शेयर्स के लिए, मैं उनसे पैसे कलेक्ट कैसे करूँगा? दो तरीका है, इन लम्प सम दैट मीन्स एक ही साथ में पैसे मंगा लूँ, या फिर एक ऑप्शन होता है इंस्टॉलमेंट में, मैं छोटे छोटे टुकड़े में पब्लिक से पैसे मंगा लूँ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। आगे पहुँचते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। यस फ्रेंड्स, खैर हमारे समय ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हुआ करता था क्योंकि मैक्सिमम समय हम अकाउंटिंग एंट्रीज करना पड़ता था। बट अब आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम बदल चुका है। आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शनल आंसर्स होगा, तो वहाँ भी आपको पता तो होना चाहिए कि सही जर्नल एंट्रीज क्या होगी। क्या पता आपको पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो आपको पता होना चाहिए। Let's see one by one.
ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब मैंने इनवाइट किया और पब्लिक की तरफ से जब मुझे पैसा मिलता है तो मेरा पहला एंट्री होगा बैंक या कैश। फ्रेंड्स, कैश या बैंक आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस इट्स कंपनी एंड कंपनी जनरली डील थ्रू चेक, सो वो बैंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस, पैसे मेरे पास आ गए और अब मैं क्या करूँगा, इन पैसों को कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। सो मैंने अभी अभी ये जो क्रिएट किया था ना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको मैं करूँगा कैंसिल। तो देखिए नंबर 2 में मैंने क्या किया है, मैंने नंबर 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल। अगला पॉइंट, मैंने अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने ड्यू दिखा दिया है। और अब मुझे अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अलॉटमेंट का जैसे ही पैसा मेरे पास आएगा मैं लिख दूंगा फिर से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अब मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्रिएट किया था डेबिट और जैसे ही पैसा मुझे मिल गया मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया आपका 4 एंट्री इस तरह, इसके और 4 एंट्रीज हैं। सो फ्रेंड्स, ये उस समय का जर्नल एंट्री से जब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे मंगाते हैं तब। अब मैंने फर्स्ट कॉल की ड्यू दिखा दी है, फर्स्ट ओके कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर मुझे फर्स्ट कॉल के अमाउंट मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। नंबर 7 आप देख सकते हैं, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ कंडीशन आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि वो जब इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे तो क्या होगा उनके पास, ठीक है। हो सकता है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दें, या हो सकता है सेकेंड एंड फाइनल, थर्ड एंड फाइनल। तो ये कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो कितने रूप में मंगाना चाहती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखिए, फ़िलहाल मैंने आपको थ्योरेटिकली काफ़ी कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया हो। अगर कहीं पे किसी को शिकायत है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से करना बताऊंगा। और फिर हम उस वीडियो के बाद क्वेश्चंस पेपर को भी कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें टर्म 1 के पहले। So see you soon in my next video with practical problem and solutions. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you.